औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इक़रा ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है, तो आज हमारी जो क्लास है कौन सी है बच्चों? NTSC और NMS के जो स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन आपके माह जनवरी में होने जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम क्लास लेंगे बच्चों। तो ऑलरेडी हमारे 3 से 4 क्लास जो हो गए हैं। तो हमने अभी तक जो है सेकेंड पेपर बच्चों कौन सा रहता है, जो सेट रहता है ना, तो इस सेट पेपर पे ही हमारी क्लासेस में हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक सेट रहता है और दूसरा जीमेट रहता है ना। तो बच्चों अभी तक जो है हमारे सेट पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास भी जो है बच्चों सेट पे ही रहेगी। हमने सोचा है कि जीमेट क्लासेस जो है आखिरी मिलेंगे, क्योंकि बच्चों वहाँ पे मेंटल एबिलिटी या यहाँ पे जो हमारे रीजनिंग पावर की वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। तो अभी से हम स्टेप बताते जाएंगे तो मे भी आप भूल भी सकते हैं, इसलिए सोचा है कि दिसंबर के अगले सेकेंड वीक से हम क्या करेंगे, जीमेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और डेली जो है आधा घंटा लेंगे। आप दिन में भी जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो बच्चों आज जो हमारी क्लास रहेगी वो सेट पेपर है और हिस्सा जो है बच्चों सोशल साइंस का तारीख पे जो हम आज अपनी क्लास लेंगे बच्चों। तो चलिए, ऑलरेडी मैं आपको 2 लेसन पढ़ना करके बोली थी और उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों लेसन मुकम्मल पढ़ के आए होंगे, तो तभी आपको क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे मज़ा आएगा बच्चों। तो जिस तरह से पहले भी हमारे जो सेट की क्लास में है, एक सवाल रहेगा और 4 उसके जवाबात रहेंगे। आप सही जवाब को वहाँ पे मार्कआउट करना है और साथ ही साथ आपको अपने नोटबुक्स में लिख लेना है बच्चों। जैसे जैसे यहाँ पे क्लास चलेगी आप लिखते जाइए, इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कीजिए, स्कॉलरशिप के आप हकदार बनिए बच्चों। हमारे सबकी दुआएं आपके साथ में हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं बच्चों। तो आज हमारी सेट की जो है क्लास तारीख पे है बच्चों। तो पहला सवाल आपके लिए यहाँ पे है, सवाल नंबर 1 है, शहर कुस्तुनतुनिया को यूरोपीय अक़वाम का बाबे दाखिला करार दिया गया था। शहर कुस्तुनतुनिया को यूरोपीय अक़वाम का बाबे दाखिला करार दिया गया था। ऑप्शन ए है वो एक सनती शहर था। ऑप्शन बी बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ माना गया था। ऑप्शन सी तुर्की का सदर मुकाम था। ऑप्शन डी है तुर्की की यूरोपीय तिजारत पर अजारादारी थी। क्यों इस तरह से जो है शहर कुस्तुनतुनिया को यूरोपीय अक़वाम का बाबे दाखिला करार दिया गया था, है ना बच्चों। कुस्तुनतुनिया को जो है यूरोपीय अक़वाम का बाबे दाखिला करार दिया गया है। क्यों? वह एक सनती शहर था इसलिए, या बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ माना गया था, या तुर्की का सदर मुकाम था, या तुर्की की यूरोपीय तिजारत पर अजारादारी थी, इसीलिए जो है शहर कुस्तुनतुनिया को यूरोपीय अक़वाम का बाबे दाखिला करार दिया गया है। चलिए बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने कापियों में सही जवाब लिखे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपका सही जवाब ए है ना। यस, बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ माना गया था। किसको बच्चों? शहर कुस्तुनतुनिया को। यानी यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान में जो तिजारत होती थी, वो तिजारत में बराज़म एशिया के अशिया को जो है अरब के ममालिक या अरब ताजिर ख़रीदते थे, फिर उसको मशरिक़ी रूम के जो दारुल खिलाफा सदर मुकाम कुस्तुनतुनिया पहुंचाते थे, जहां से इटली के ताजिर या रूम के ताजिर जो है इन अशिया को ख़रीद कर यूरोपीय ममालिक को फ़रोख्त करते थे। तो इस तरह से शहर कुस्तुनतुनिया को बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ मानकर यूरोपीय तिजारत का बाबे दाखिला करार दिया गया था। तो ये भी बच्चों यहाँ पे जिस तरह से अरब ममालिक को जो है ये बराज़म एशिया की तिजारत पे जो है अरबों को अजारादारी थी, उसी तरह से यूरोपीय ममालिक की तिजारत पर इटली को अजारादारी थी, ना कि वहाँ पे तुर्की को, है ना बच्चों। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यस, दूसरा सवाल आपके लिए ये है यहाँ पे, यूरोपीय अक़वाम नए बहरी रास्तों की खोज में निकले। यूरोपीय अक़वाम नए बहरी रास्तों की खोज में निकले हैं, है ना।
क्यों, क्या वजूहात थे उसके अगर इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए है, यूरोप में सनती इनकलाब रौनुमा हुआ था। ऑप्शन बी, कुतुबनुमा और इस्टोलाब की ईजाद हो गई थी, इसीलिए वो नए नए बहरी रास्तों की तलाश में इन आलात के जरिए से निकल गए। ऑप्शन सी, 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया। ऑप्शन डी, पुर्तगाली शहजादों ने मल्लाहों को इसका हुक्म दिया था। तो चलिए बच्चों, इसमें से सही जवाब जो है निशानदेही कीजिए, आपकी कापियों में भी लिख लीजिए। यूरोपीय अक़वाम नए बहरी रास्तों की खोज में, तलाश में निकले। क्यों? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, यहाँ पे यूरोप में सनती इनकलाब रौनुमा हुआ था। ऑप्शन बी, कुतुबनुमा और इस्टोलाब की ईजाद हो गई थी। ऑप्शन सी, 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया। ऑप्शन डी, पुर्तगाली शहजादों ने मल्लाहों को इसका हुक्म दिया था। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बच्चों सही जवाब क्या था बच्चों। यस, 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया, जिसकी वजह से यूरोपीय अक़वाम को हिंदुस्तान आने का जो खुशी का रास्ता था वो बंद हो गया। पहले बहरी रास्तों पर अरबों का कंट्रोल था, वो बंद हो चुके थे। तो इसीलिए जो है, और हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान की जो तिजारत थी यूरोपीय ममालिक के लिए बहुत ही मुनाफे बख्श थी। तो यहाँ से जो है बहुत सी कीमती चीज़ों को, जैसे गरम मसाले, काली मिर्च, दालचीनी और दीगर बहुत सी अशिया को जो है ले जाकर यूरोप के बाज़ारों में महंगे दामों में फ़रोख्त करते थे। ये तिजारत उन्हें लिए बहुत ही मुनाफा बख्श थी, तो वो किसी भी हालत में इस तिजारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो है वहाँ पे बहुत से उनके जो यूरोपीय अक़वाम के जो मल्लाह शहजादे थे, उन्होंने भी जो है मल्लाहों की हौसला अफजाई किया, हुक्म नहीं दिया था, हौसला अफजाई किए थे बच्चों। इसीलिए जो है 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने जब कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया तो यूरोपीय अक़वाम इस तिजारत को ना खोना चाहते थे, इसीलिए वो नए बहरी रास्तों की तलाश में निकले। तो वहाँ पर जो है सनती इनकलाब के रौनुमा होने की वजह से बहुत सी उन्हें चीज़ें जो है वहाँ पे मिल गई थी, जैसे कुतुबनुमा है, इस्टोलाब है, ये भी माविन और मददगार थे। लेकिन मेन सबब क्या था बच्चों, वहाँ पे 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया, तो यूरोपीय अक़वाम के लिए हिंदुस्तान आने का रास्ता बंद हो गया था, इसीलिए वो नए बहरी रास्तों की तलाश में निकले। और कुतुबनुमा जो कि सिमतों की पहचान का आला है, और इस्टोलाब जो कि अजराम फल्की की दूरी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है, इनको बहरी सफ़र में बहुत ही मददगार साबित हुआ। और शहजादों ने भी जो है इनकी बहुत ही मल्लाहों की, यानी समंदरी सफ़र करने वाले मल्लाहों की जो है बहुत ही हौसला अफजाई की। तो इन तमाम हालात जो है उनके लिए साजगार होने की वजह से यूरोपीय अक़वाम, यूरोप के बहुत से मल्लाहों ने जो है बहरी रास्तों की तलाश में निकल पड़े थे। तो बच्चों सही जवाब इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान बहरी रास्ता दरियाफ्त करने का सहरा पुर्तगालियों के सर है। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान का बहरी रास्ता दरियाफ्त करने का सहरा पुर्तगालियों के सर है ना, क्योंकि ऑप्शन ए है यहाँ पे, पुर्तगाल हिंदुस्तान में अपना सदर मुकाम बना के तिजारत व सियासत में कामयाब रहे। ऑप्शन बी है, पुर्तगाली सैयाह वास्को डी गामा सबसे पहले नया बहरी रास्ता दरियाफ्त किया। ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को यूरोपीय अशिया की तिजारत पर अजारादारी हासिल थी। ऑप्शन डी, ये तमाम मुतबादिल सही है। तो देखिए बच्चों गौर कीजिए, यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान बहरी रास्ता दरियाफ्त करने का सहरा पुर्तगालियों के सर है। क्यों? क्या उन्होंने सदर मुकाम बनाकर तिजारत और सियासत में यहाँ पे कामयाब रहे हैं, या पुर्तगाली से या वास्को डी गामा ने सबसे पहले नया बहरी रास्ता दरियाफ्त किया इसलिए, या पुर्तगालियों को बरअज़म यूरोप की अशिया की तिजारत पर अजारादारी हासिल थी इसलिए, या ये तमाम मुतबादिल सही है बच्चों। चलिए बच्चों माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यस सही जवाब क्या है बच्चों, पुर्तगाली सैयाह वास्को डी गामा सबसे पहले नया बहरी रास्ता दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। तो हिंदुस्तान यानी 1453 ईस्वी में जब उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा किया था,
तो हिंदुस्तान आने के रास्ते इनके लिए बंद हो गए थे। तो बहुत से यूरोपीय ममालिक के बहुत से सैयद जो है नए बहरी रास्तों की तलाश में निकले थे, जिसमें जो है बार्थोलोम्यू डियाज है, कोलंबस है और वास्को डी गामा वगैरह। लेकिन कामयाब जो हुआ वो कौन है बच्चों? वास्को डी गामा है। 1498 ईस्वी में वो लिप्सन से निकला हुआ था। कौन? वास्को डी गामा। और हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के कालीकट के करीब ही कापड़ नामी मुकाम पर पहुंचता है। तो जिसकी वजह से यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान बहरी रास्तों की दरियाफत में वो कामयाब हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये वास्को डी गामा पुर्तगाली सैयद था ना, तो इसलिए यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान बहरी रास्ते दरियाफत करने का सहरा पुर्तगालियों के सर जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर क्या है बच्चों? सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4 आपके लिए यहाँ पर ये है, पुर्तगालियों की कामयाबी से मुतासिर होकर हिंदुस्तान आने वाली यूरोपीय अक़वाम है। पुर्तगालियों की कामयाबी से मुतासिर होकर बहुत सी कौमें हिंदुस्तान आए हैं। तो हिंदुस्तान आने वाली यूरोपीय अक़वाम है यहाँ पे। ऑप्शन ए डच, स्पेन, अंग्रेज। ऑप्शन बी डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी डच, फ्रांसीसी, स्पेन। ऑप्शन डी हॉलैंड, डच और अंग्रेज। कौन थे बच्चों इसमें सही जोड़ी? देखिए यहाँ पे कौन कौन है। पुर्तगालियों की कामयाबी से मुतासिर होकर हिंदुस्तान आने वाली यूरोपीय अक़वाम है। डच, स्पेन, अंग्रेज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, या डच, फ्रांसीसी और स्पेन थे यहाँ पे बच्चों, या हॉलैंड, डच और अंग्रेज। यस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब क्या है बच्चों? डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। जब पुर्तगाली हिंदुस्तान का नया बहरी रास्ता दरियाफत करने में कामयाब हो जाते हैं, इनकी तिजारत भी बहुत ही मुनाफा बख्श होती है, क्योंकि वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान का नया बहरी रास्ता दरियाफत करके यहाँ पे अपनी तिजारती कोठी कायम करके अपने मुल्क वापस जब लौटता है, तो अपने जो सफ़र का उसका जो खर्च था उससे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा जो है वो मुनाफे वाली बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तानी अशिया को क्या करता है बच्चों? अपने साथ ले जाता है। तो इसलिए जो है यूरोपिया को हम पहले भी जानते थे वास्को डी गामा की और पुर्तगालियों की कामयाबी से भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए हॉलैंड के रहने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी कौमें हिंदुस्तान आते हैं। तो बच्चों आपका सही जवाब क्या था यहाँ पे? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है आपके लिए। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने नीली आबी पॉलिसी जारी की। यस बच्चों, फ्रांसिस्को अल्मीडा ने नीली आबी पॉलिसी जारी की थी, है ना बच्चों। क्यों? इसका मकसद क्या था? ऑप्शन ए है यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ बहरी मुकाबला करने के लिए। ऑप्शन बी बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन सी हिंदुस्तान की तिजारत पर अजारादारी हासिल करने के लिए। ऑप्शन डी पुर्तगालियों की मईशत को मजबूत बनाने के लिए। देखिए बच्चों, फ्रांसिस्को अल्मीडा ने नीली आबी पॉलिसी जारी की थी। क्यों की थी उसने? क्या अंग्रेज़ों के साथ बहरी मुकाबला करना था उसको यहाँ पे, या बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत बनाने के लिए, या हिंदुस्तान की तिजारत पर अजारादारी हासिल करने, या पुर्तगालियों की मईशत को मजबूत बनाने के लिए? चलिए बच्चों, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब क्या है बच्चों? यस, बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन बी क्या है बच्चों? सही जवाब है ना। जब वास्को डी गामा के बाद जब पुर्तगालियों का पहला वाइसराय बनकर आता है, कौन बच्चों? फ्रांसिस्को अल्मीडा। तो ज़मीन पर तोसी की बजाय उसने समंदर पर अजारादारी हासिल करने के लिए, बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत करने के लिए उसने क्या करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली आबी पॉलिसी को कायम करता है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी माना जाता है। क्यों? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी माना जाता है ना। उससे पहले वास्को डी गामा आया है, फ्रांसिस्को अल्मीडा आया है, लेकिन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी माना जाता है। ऑप्शन ए है बच्चों, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करके पुर्तगालियों का उसको पाया तख्त बनाया है। ऑप्शन बी, सबसे ताकतवर वाइसराय रह चुका है ये पुर्तगालियों का। ऑप्शन सी, इसने हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत को पुर्तगाल बआसानी पहुंचाया है। ऑप्शन डी, 1 सदी तक हिंदुस्तान की तिजारत पर अजारादारी रखे। कौन सा सही है बच्चों यहाँ पे?
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी माना जाता है। यस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन ए। उसने 1510 सन ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से जो है गोवा फतह करके गोवा को जो है अपना पाया तख्त बनाया था। अल्फांसो डी फ्रांसिस्को अल्मीडा के बाद में आने वाला था। कौन बच्चों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो उसको ही हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी है कि क्योंकि तिजारत के साथ साथ उसने सियासत भी शुरू की। उसने 1510 सन ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करके पुर्तगालियों का उसका मरकज़ बना और अगली 1 सदी तक जो है हिंदुस्तान की तिजारत पर जो है पुर्तगालियों को अजारादारी भी रही। फिर उनकी पुर्तगालियों की तिजारत की कामयाबी से ही मुतासिर होकर डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी यूरोपीय कौमें भी हिंदुस्तान को तिजारत की गर्ज से आए हैं, है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए यहाँ पे, डच हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं जमा सके। डच हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं जमा सके, यहाँ पे क्यों? ऑप्शन ए है बच्चों, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से। ऑप्शन बी, जनूब मगरबी एशिया के जज़ायर पर इनका कब्जा हो गया। ऑप्शन सी, मसाला पैदा करने वाले जज़ायर से उन्हें नुकसान हुआ। ऑप्शन डी, यहाँ पे सिर्फ ए और बी सही है। कौन सा सही है बच्चों? सिर्फ ए सही है या बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, या सी सही है, या सिर्फ यहाँ पे ए और बी सही है? कौन सा सही है यहाँ पे? डच हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं जमा सके अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से, या जुनूब मशरिक एशिया के जज़ायर पर इनका कब्जा हो गया, या मसाला पैदा करने वाले जज़ायर से उन्हें नुकसान हुआ इसलिए वो हिंदुस्तान में न रह सके, या यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है बच्चों? सिर्फ ए और बी सही है ना। डच जो कि कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? हॉलैंड के रहने वाले थे। तो 1602 सन ईस्वी में उन्होंने क्या करते हैं यहाँ पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करके हिंदुस्तान, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और दीगर मसाला पैदा करने वाले जज़ायर में अपने कदम जमाने लगते हैं। और हिंदुस्तान में भी सूरत, बरोज, कैम्बेक, कोची, नागपट्टनम वगैरह मुकामात पर क्या करते हैं बच्चों? अपनी तिजारती कोठियाँ कायम करते हैं। लेकिन पुर्तगालियों की तिजारत अजारादारी को उनसे क्या होता है, धक्का पहुंचता है उनको। और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की जब आमद होने लगती है तो उनके मुकाबले से डर कर क्या करते हैं, वो मसाला पैदा करने वाले जज़ायर नहीं, जुनूब मशरिक एशिया के जज़ायर पर वो महदूद हो रह जाते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। तो इसलिए जो है बच्चों यहाँ पे उन्हें नुकसान नहीं हुआ था, उन्हें फ़ायदा ही हुआ है वहाँ से। तो इसलिए 2 जवाब यहाँ पे सही हैं। कौन सा? एक, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ से हटकर जल्दी कहाँ चले जाते हैं, जुनूब मशरिक एशिया के जज़ायर पर इनका कब्जा ही हो जाता, तो वहाँ पर वो महदूद हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों सही ऑप्शन ए बी सही है यहाँ पे, बी ए दोनों भी सही है यहाँ पे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से, क्योंकि इन दोनों के बहरी बेड़े बहुत ही मजबूत थे, इनका मुकाबला नहीं कर सके, और उसके साथ साथ जुनूब मशरिक एशिया के जज़ायर पर डच का कब्जा हो जाता है, तो इसलिए वो हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक अपने कदम जमाए नहीं रख सके बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 सन ईस्वी। देखिए दोनों में क्या निस्बत है वो देखते हुए तीसरे को जो है वहाँ पे जो अगला दिया गया है उसकी निस्बत को आपको मुकम्मिल करना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 सन ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए 1600 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1664 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1665 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1613 सन ईस्वी। देखो बच्चों कौन सा सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे 1602, इसमें निस्बत क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहलाती है, 1602 सन ईस्वी में इसका क़याम हुआ है। तो अब आपको आगे क्या लिखना रहता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम लिखना रहता है। चलिए बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा जवाब सही है बच्चों? यहाँ पे आपका जवाब देखिए, सही लिखिए ना अपनी कॉपियों में। ओके चेक कीजिए, 1664 सन ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम कब हुआ बच्चों? 1664 सन ईस्वी में, है ना। पहले पुर्तगाल आए, डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, है ना। 31 दिसंबर 1600 सन ईस्वी में ही उन्होंने मलिका एलिज़ाबेथ से इजाज़त लेकर फिर
सर थॉमस रो को जो है जहांगीर के दरबार में सफ़ीर बनाकर भेजे थे। फिर उसके बाद में फ्रांसीसी यहाँ पर आते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम कब हुआ बच्चों, जिसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, 1664 सन ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में कर्नाटक की जंगों का सबब बना। हिंदुस्तान में कर्नाटक की जंगों का सबब बना है। ऑप्शन ए डोपले का हिंदुस्तान आना, डोपले हिंदुस्तान आने की वजह से हिंदुस्तान में कर्नाटक या एंग्लो कर्नाटक जंगें लड़ी गई हैं। ऑप्शन बी डोपले की फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को मजबूत बनाने की कोशिश। ऑप्शन सी डोपले की तिजारत से ज़्यादा सियासत में दखल अंदाजी। ऑप्शन डी हिंदुस्तान के देसी हुक्मरानों की नाइतफाकी। क्यों इस तरह से हिंदुस्तान में जो है एंग्लो कर्नाटक जंगें लड़ी गई, इसका सबब क्या था? डोपले हिंदुस्तान आया है ना, जो फ्रांसीसियों का बहुत ही चालाक होशियार जो है यहाँ पे गवर्नर था। या ऑप्शन बी है यहाँ पे डोपले की फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को मजबूत बनाने की कोशिश। ऑप्शन सी है डोपले की तिजारत से ज़्यादा सियासत में दखल अंदाजी। ऑप्शन डी हिंदुस्तान के हुक्मरानों की नाइतफाकी। तो सही जवाब क्या है बच्चों? कौन सा जवाब सही है बच्चों? डोपले की फ्रांसीसी इक़्तिदार को मजबूत बनाने की कोशिश। तो यहाँ के जो देसी हुक्मरानों की नाइतफाकी थी ना, वो देखते हुए यहाँ पे अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों भी जो है सियासत में उतर जाते हैं। तो यहाँ पे मौजून सत में जो जवाब है वो कौन सा बच्चों? डोपले की फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को मजबूत बनाने की कोशिश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, कर्नाटक की जंगों का अहम सबब रहा है। इस तरह से भी रहता है। और एक क्वेश्चन उसी पर है यहाँ पे, कर्नाटक की जंगों का अहम सबब रहा है। ऑप्शन ए कर्नाटक और हैदराबाद सूबों की सियासी कमजोरी। ऑप्शन बी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की सियासी मुदाखलत। ऑप्शन सी देसी हुक्मरानों की आपसी नाइतफाकी और अदम इत्तेहाद। ऑप्शन डी मंदरजा बाला तमाम नुकात की वजह से। क्या वजह थी हम यहाँ पे? यस बच्चों, कर्नाटक की जंगों का अहम सबब रहा है इसमें। यस, या ये असबाब तीनों सही हैं, या ए सही है, बी सही है, सी सही है? कौन सा सही है बच्चों? यस, तमाम बाला मंदरजा बाला तमाम नुकात की वजह से। यहाँ पे कर्नाटक और हैदराबाद के सूबों की ये सियासी कमजोरी, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक की तख्तनशीनी को लेकर, हैदराबाद की तख्तनशीनी को लेकर आपस में जो जंगें हो रहे थे, इसका फ़ायदा। और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की सियासत में इसी से क्या होती है? मुदाखलत हो जाती है। देसी हुक्मरानों के, नहीं हमारे हिंदुस्तान के हुक्मरानों में आपस में नाइतफाकी थी और अदम इत्तेहाद था, जिसकी वजह से भी जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान में जो जंगें हुई, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तिजारत के साथ साथ सियासत को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान में होने वाली जंगें ही एंग्लो कर्नाटक जंगें कहलाती है ना। पहली, दूसरी, तीसरी 3 जंगें हो चुकी हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। डोपले ने 1748 सन ईस्वी में मद्रास को हासिल करने की कोशिश की। डोपले ने 1748 सन ईस्वी में मद्रास को हासिल करने की कोशिश की, अनवरुद्दीन की मुखालिफत में। ऑप्शन बी लाबोडीना ने अंग्रेज़ों से मदद लेकर मद्रास छोड़ दिया। ऑप्शन सी चंदा साहब की मदद करने के लिए। ऑप्शन डी अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए। इस बच्चों डोपले ने 1748 सन ईस्वी में मद्रास हासिल करने की कोशिश की, है ना, दोबारा मद्रास को हासिल करने की कोशिश की। क्यों बच्चों? अनवरुद्दीन की मुखालिफत में ऐसा किया, या लाबोडीना ने अंग्रेज़ों से मदद लेकर मद्रास को, या अंग्रेज़ों से यहाँ पे लालच के ज़रिए से उसने मद्रास को छोड़ दिया था, या चंदा साहब की मदद करने के लिए, या अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए? चलिए बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जवाब कौन सा है? लाबोडीना ने क्या किया था? अंग्रेज़ों से मदद लेकर, लालच लेकर उसने मद्रास को छोड़ दिया था। एक कब का वाक़या है बच्चों? एंग्लो कर्नाटक की पहली जंग, कर्नाटक की पहली जंग में, क्योंकि डोपले की ही दरख्वास्त पर जो है फ्रांसीसी फ़ौजी अफसर कौन आया था यहाँ पे? लाबोडीना आया था, और उसने जो है मद्रास का यहाँ पे मुहसरा भी किया था, मद्रास पर कब्ज़ा भी किया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसको रिश्वत देकर मद्रास छोड़ने पर मजबूर किए थे। तो इसीलिए जो है डोपले यहाँ पे भड़क उठता है, फिर से जो है मद्रास पर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश करता है। तो सही जवाब यहाँ पे
लाबोडिना ने अंग्रेज़ों से रिश्वत लेकर, मदद लेकर मद्रास छोड़ दिया था, इसलिए दोबारा जो है 1748 सन ईस्वी में डोप्ले ने मद्रास हासिल करने की नाकाम कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली एंग्लो कर्नाटक जंग मुआहदा एक्सला चैपल, दूसरी एंग्लो कर्नाटक जंग, ऑप्शन ए मुआहदा मद्रास, ऑप्शन बी मुआहदा अरकाट, ऑप्शन सी पेरिस मुआहदा, ऑप्शन डी मुआहदा पांडिचेरी। यस, देखो दोनों में रिश्ता क्या है। पहले एंग्लो कर्नाटक जंग मुआहदा एक्सला चैपल कहा गया है। यस बच्चों, पहली जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी को यहाँ पे मुकम्मिल करना है बच्चों। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुआहदा पांडिचेरी यानी पहली एंग्लो कर्नाटक जंग का खात्मा मुआहदा एक्सला चैपल के जरिए है। तो अब आपको क्या लिखना था, दूसरी एंग्लो कर्नाटक जंग का खात्मा किस मुआहदे के तहत हुआ था बच्चों, मुआहदा पांडिचेरी के तहत, है ना। तो सही जवाब क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी मुआहदा पांडिचेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, हिंदुस्तान में डोप्ले की जगह मुकर्रर होने वाला गवर्नर, हिंदुस्तान में डोप्ले की जगह मुकर्रर होने वाला गवर्नर था। ऑप्शन ए गुडेहोय, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी बुशी, ऑप्शन डी कौंडिलाली। ऐसे हिंदुस्तान में डोप्ले की जगह किसको गवर्नर मुकर्रर की थी फ्रांसीसी हुकूमत ने, गुडेहोय, अल्मीडा, बुशी, कौंडिलाली। यस माशाल्लाह, देखिए बच्चों सही जवाब क्या था आपका, गुडेहोय, है ना। फ्रांसीसियों ने डोप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया और इसके मुकाम पर उन्होंने गुडेहोय को मुकर्रर किया था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, डोप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, है ना, वापस बुला लिया गया, फिर उसकी जगह पर गुडेहोय यहाँ पे आया, क्यों। ऑप्शन ए अंग्रेज़ों की हिदायत थी, ऑप्शन बी वो लगातार जंगें हार रहा था, ऑप्शन सी फ्रांसीसी हुकूमत अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, ऑप्शन डी मुआहदा पेरिस में तय हुआ था। यस बच्चों, डोप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया क्योंकि अंग्रेज़ों की हिदायत थी, वो लगातार जंगें हार रहा था, फ्रांसीसी हुकूमत अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, मुआहदा पेरिस में ये तय हुआ था। चलिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जवाब है फ्रांसीसी हुकूमत अमन की ख्वाहिशमंद थी क्योंकि दूसरे एंग्लो कर्नाटक जंग का खात्मा जो है पांडिचेरी मुआहदे के तहत हुआ था। तो फ्रांसीसी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर फिर से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान में रस्साकशी हो, इसलिए उन्होंने उस अमन मुआहदे के ज़रिए से तय किया था कि वो डोप्ले को फ्रांस वापस बुला लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब क्या है बच्चों, फ्रांसीसी हुकूमत ने मुआहदा पांडिचेरी के तहत यहाँ पे अमन की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसीलिए उन्होंने डोप्ले को वापस बुला लिया और उसकी जगह पर गुडेहोय को यहाँ पे भेज दिया था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, जनूबी हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबू पाने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का रुख किया। जनूबी हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबू पाने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का रुख किया। ऑप्शन ए बंगाल का हुक्मरान कमज़ोर था, ऑप्शन बी बंगाल फ्रांसीसियों के कब्ज़े में था, ऑप्शन सी मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियार ने उसे खुली आज़ादी दे रखी थी। उन्हें बंगाल तिजारत, ज़राअत, दस्तकारी और सनअत से मालामाल रियासत थी। इस बच्चों जनूबी हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबू पाने के बाद अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल को रुख किया। एंग्लो कर्नाटक जंगों के ज़रिए से उन्हें जनूबी हिंदुस्तान पर उनका काबू हो गया, उनका इख्तिदार हो गया, तो उन्होंने बंगाल का रुख किया। क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपका सही जवाब यस ऑप्शन डी ना, बंगाल ज़राअत, तिजारत, दस्तकारी और सनअत से एक मालामाल रियासत थी, इसीलिए अंग्रेज़ों की निगाह नेक्स्ट जनूबी हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद कहाँ पे चली जाती है बच्चों, बंगाल पर चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है यहाँ पे, अंग्रेज़ों को बंगाल रियासत से मुनाफा हासिल करने का अहम सबब था। अंग्रेज़ों को बंगाल रियासत से मुनाफा हासिल करने का अहम सबब था दस्तक के ज़रिए खुली तिजारत की इजाज़त, ऑप्शन बी बंगाल के सनतकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान मुआहिदा, ऑप्शन सी बंगाल के ताजिरों में ना इत्तफाकी, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ़र्रुखशियार के माबैन मुआहिदा हुआ था।
क्यों ज़्यादा उन्हें मुनाफा हो रहा था? अंग्रेज़ों को बंगाल रियासत की तिजारत से मुनाफा हासिल करने का अहम सबब क्या था? दस्तक के ज़रिए उन्हें खुली तिजारत की इजाज़त। ऑप्शन बी, बंगाल के सनतकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन माहिदा। ऑप्शन सी, बंगाल के ताजिरों में ना इत्तफाकी। ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फर्क सियार के माबैन माहिदा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब। दस्तक के ज़रिए खुली तिजारत की इजाज़त जो उन्हें मिली थी, यही दस्तक का वो क्या कर रहे थे बच्चों? गलत इस्तेमाल कर रहे थे ना। दस्तक के ज़रिए से उन्हें इजाज़त जो मिली थी यहाँ पर तिजारत करने की, इसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें उनकी तिजारत क्या हो रही थी? मुनाफा बख्श हो रही थी। कोई माहिदा नहीं हो रहा था, लेकिन वो दस्तक का ही, उस लाइसेंस का ही वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के दरमियान फसादात का अहम सबब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के दरमियान फसादात का अहम सबब। ऑप्शन ए, कंपनी के कवानीन की। ऑप्शन बी, दस्तक का गलत इस्तेमाल। ऑप्शन सी, मुलाजिमों की निजी तिजारत। ऑप्शन डी, मुगल हुक्मरान और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहिदा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के दरमियान फसादात का अहम सबब क्या था? या कंपनी के कवानीन से नाराज़ होकर, या दस्तक का गलत इस्तेमाल जो अंग्रेज़ कर रहे थे उसकी वजह, या मुलाजिमों की वहाँ पे जो निजी तिजारत मुलाजिमीन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। या ऑप्शन डी, मुगल हुक्मरान और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहिदा हो गया था, इसलिए बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में जो है अक्सर फसादात हो रहे थे। यस बच्चों, सही जवाब क्या है यहाँ पे? दस्तक का गलत इस्तेमाल। वो लोग क्या कर रहे थे? दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल के हुक्मरानों को जो है यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसमें मुर्शद कुली खान थे, अली वर्दी खान थे। तो तमाम नवाबों ने दस्तक के गलत इस्तेमाल की मुखालिफत की, जिसकी वजह से अक्सर क्या होते थे? यहाँ पे फसादात हो रहे थे। कोई मुआहिदा नहीं था यहाँ पे, दस्तक का गलत इस्तेमाल। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1757 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख की मशहूर जंग लड़ी गई है, कौन सी है बच्चों? 1757 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख की मशहूर जंग लड़ी गई है। ऑप्शन ए, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी। ऑप्शन बी, वांडी वॉश की जंग। ऑप्शन सी, जंगे बक्सर। ऑप्शन डी, जंगे प्लासी। इस बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। 1757 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख की मशहूर जंग लड़ी गई है। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी बच्चों? जंगे प्लासी, है ना। जंगे प्लासी 1757 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख में लड़ी जाने वाली एक अहम जंग है, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का अफसर कौन था वहाँ पे? रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान लड़ी गई है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए यहाँ पे है, जंगे प्लासी का अहम सबब था। जंगे प्लासी का अहम सबब था। ऑप्शन ए, दस्तक का गलत इस्तेमाल। ऑप्शन बी, सियाकोटी अलमिया। ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों के डर से किलों की मरम्मत। ऑप्शन डी, अंग्रेज़ों की बंगाल की इंतज़ामिया में दखल अंदाजी। यस बच्चों, जंगे प्लासी का अहम सबब, जंगे प्लासी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान जो लड़ी गई है, इसका अहम सबब। यस बच्चों, सभी सही है, ए बी सी डी, कौन सा सही है? यस, सबसे अहम सबब जो था दस्तक का गलत इस्तेमाल था, इसीलिए तो बंगाल के हर नवाब में ने जो है अंग्रेज़ों की मुखालिफत की। सियाकोटी अलमिया भी है यहाँ पे, और वो इजाज़त के बगैर जो है किलों की मरम्मत कर रहे थे या बंगाल के इंतज़ामिया में दखल अंदाजी करते। लेकिन सबसे अहम जो रीज़न जो था, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान अक्सर जो झगड़ा या फसादात हो रहे थे, उसका मेन सबब जो कि जंगे प्लासी का भी सबसे अहम सबब बनता है बच्चों, वो था दस्तक का गलत इस्तेमाल। इन सब में अहम कौन सा है? दस्तक का गलत इस्तेमाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमले की अहम वजह। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमले की अहम वजह। ऑप्शन ए, दस्तक पर रोक लगाना। ऑप्शन बी, सियाकोटी अलमिया। ऑप्शन सी, मानिक चंद और जगत सेठ की गद्दारी। ऑप्शन डी, बंगाल सबसे बड़ी रियासत थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमले की अहम वजह। चलो बच्चों, यस अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सही जवाब क्या है बच्चों आपका?
यस, सियाकोटी अलमिया। इसी की वजह से जो है रॉबर्ट क्लाइव भड़क उठता है। यानी सिराजुद्दौला ने क्या किए थे, फोर्ट विलियम को फतह के दौरान जो कैद हो गए थे, तो तकरीबन 146 लोगों को उन्हें क्या किया था, एक छोटे सी कोठी में मतलब कमरे में वहाँ पे बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दम घुटने से तकरीबन 123 लोग जो है वहाँ पे मौत का शिकार हो गए थे। तो इस खौफनाक वाक़ये को ही क्या कहते हैं बच्चों, सियाकोटी अलमिया कहते हैं ना। तो इस हादसे से ही गुस्सा होकर रॉबर्ट क्लाइव की फ़ौज ने क्या किया था, बंगाल पर हमला किया था, जहाँ से जो है जंग प्लासी का आगाज़ हो जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमले की अहम वजह क्या थी यहाँ पे, सियाकोटी अलमिया। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जंग प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, जंग बक्सर, जंग प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, जंग बक्सर। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सर आयरकोट, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। देखिए अब जंग प्लासी और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान में क्या ताल्लुक है करके, अब जंग बक्सर को वहाँ पे मुकम्मिल करना है। मीर जाफर आएगा, मीर कासिम आएगा, सर आयरकोट, हेक्टर मुनरो। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जवाब है बच्चों, हेक्टर मुनरो। जंग प्लासी के वक्त जो है अंग्रेज़ों का कमांडर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। तो जंग बक्सर के वक्त जो है इत्तेहादी फ़ौज जो थे किसके किसके, मीर कासिम, मुग़ल बादशाह शाह आलम दुआम और अवध के नवाब शजाउद्दौला के जो तीनों अफवाज इत्तेहादी अफवाज थे। तो इनकी मुखालिफत में अंग्रेज़ी अफवाज की क़यादत कौन कर रहा था बच्चों, हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इसलिए जंग प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, तो जंग बक्सर के पास यहाँ पे क्या आएगा, हेक्टर मुनरो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 आपके लिए ये है यहाँ पे, जंग बक्सर के नतीजे में क्या नतीजा निकला, तो इसके नतीजे में क्या होता। ऑप्शन ए कंपनी को दीवानी हुकूक हासिल हुए, ऑप्शन बी देसी हुक्मरानों को टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी दी गई, ऑप्शन सी कंपनी ने इंतज़ामी उमूर को अपने हाथों में ले लिया, ऑप्शन डी बंगाल की तकसीम आपसी साझेदारी से। क्या नतीजा निकला बच्चों, जंग बक्सर जो कि 1764 ईस्वी में मीर कासिम की मुत्तहदा अफवाज और अंग्रेज़ों के दरमियान में लड़ी गई है। तो उसका नतीजा सब में मेन यस क्या था बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को दीवानी हुकूक हासिल हुए। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, दो अमली हुकूमत जारी किया था जिसके तहत दीवानी हुकूक यानी बच्चों ज़मीन के लगान वसूल की, महसूली का हक या टैक्स की वसूली जो कहते हैं ना, उसको कहते हैं दीवानी हुकूक। तो वहाँ पे कंपनी का इंतज़ाम है देसी हुक्मरान संभालना, और लगान की वसूली करने वाले कौन थे, अंग्रेज़। मेहनत करने वाले हम, फल खाने वाले कौन थे, एक गोरे थे। तो इसलिए जंग बक्सर के नतीजे में अहम वहाँ पे नतीजा कंपनी को दीवानी हुकूक हासिल हुए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, पहली एंग्लो मराठा जंग का सबब था, पहली एंग्लो मराठा जंग का सबब था मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी, ऑप्शन बी अहद माविनत की पॉलिसी की मुखालिफत, ऑप्शन सी रघुनाथ राव का पेशवा बनना, ऑप्शन डी अंग्रेज़ों और नवाब का इत्तफाक। पहली एंग्लो मराठा जंग का सबब मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी, या अहद माविनत की पॉलिसी की मुखालिफत में, या रघुनाथ राव का पेशवा बनना, या अंग्रेज़ और नवाब जो थे हैदराबाद के नवाब का जो इत्तफाक हो गया था, इत्तेहाद हो गया था, इसलिए जो है मराठाओं ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ में पहली एंग्लो मराठा जंग का आगाज़ किया था। कौन सा सही है बच्चों इसमें, यस बच्चों माशाल्लाह रघुनाथ राव का पेशवा बनना, क्योंकि जब क्या हो गया था 1775 ईस्वी में पेशवा माधवराव का 72 ईस्वी में पेशवा माधवराव का इंतकाल होता है। तो उसका बच्चा जो है था क्या था, नारायण राव का जब इंतकाल था उसका बेटा जो बहुत ही कम सिन था, इसलिए उसका चचा कौन था, रघुनाथ राव। तो उसने क्या करता है, पेशवा बनता है। लेकिन यहाँ पे नाना साहब की क़यादत में जो है रघुबा को पेशवा बनने की मुखालिफत की जाती है। तो रघुनाथ राव जो है अंग्रेज़ों से यहाँ पे मदद लेता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अंग्रेज़ क्या करते हैं, मराठाओं के ख़िलाफ़ में जंगें करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पहली एंग्लो मराठा जंग कहते हैं। तो इसीलिए इसका सबब क्या होगा, रघुनाथ राव का पेशवा बनना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, लॉर्ड वेल्जली के हिंदुस्तान आने से अंग्रेज़ों की तौसी ज़्यादा होने लगी,
लॉर्ड वेल्लेस्ली के हिंदुस्तान आने से अंग्रेज़ों की तोसी यानी हुकूमत की तोसी ज़्यादा होने लगी। ऑप्शन ए, वो बहुत दूरअंदेश गवर्नर था। ऑप्शन बी, अपने साथ एक बड़ी फौज साथ लाया था। ऑप्शन सी, अहद मुआविनत की पॉलिसी। ऑप्शन डी, मराठा और मैसूर हुकूमत कमज़ोर पड़ गई थी। यस बच्चों, सही जवाब लॉर्ड वेल्लेस्ली के हिंदुस्तान आने से अंग्रेज़ों की तोसी यानी हुकूमत का फैलाव ज़्यादा होने लगा। बहुत से इलाकों को आसानी से अपने कब्ज़े में लेने लगे। अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान भर में फैलने लगी। क्यों बच्चों? माशाल्लाह, यस, अहद मुआविनत की पॉलिसी की वजह से। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने क्या किया यहाँ पे? अंग्रेज़ों ने बहुत से मकाराना पॉलिसियों को अपनाते हुए हमारे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाए रखे थे। तो उसमें से एक पॉलिसी कौन सी थी बच्चों? अहद मुआविनत की थी, जिसको किसने जारी किया था? लॉर्ड वेल्लेस्ली की ने, जिसके तहत जो है यहाँ पे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अंग्रेज़ी के फ़ौजी दस्ते को अपनी रियासत में मुक़ीम करना, उनका पूरा ख़र्च देखना, यहाँ तक कि एक हिंदुस्तानी हुक्मरान दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान से ताल्लुकात करना है तो तभी भी अंग्रेज़ों की इजाज़त लेना। एक तरह से आप हमारे हिंदुस्तान के हुक्मरानों की आज़ादी को उन्होंने छीन लिया था। तो अहद मुआविनत की पॉलिसी, जो कोई भी मदद के लिए जाता था अहद मुआविनत की पॉलिसी को वो कबूल करना वहाँ पे अंग्रेज़ों के पास। तो इस तरह से जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के अहद मुआविनत की पॉलिसी की वजह से लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान आने के बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत की तोसी और ज़्यादा होने लगी। तो सही जवाब क्या है बच्चों? अहद मुआविनत की पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपके लिए ए है यहाँ पे। अहद मुआविनत को कबूल करने वाली पहली रियासत, लॉर्ड वेल्लेस्ली के अहद मुआविनत को कबूल करने वाली पहली रियासत। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी तंजावर, ऑप्शन डी मैसूर। यस बच्चों, अहद मुआविनत को कबूल करने वाली पहली रियासत, यस अल्हम्दुलिल्लाह सही पढ़ाई की हो, हैदराबाद। कौन से बच्चों? हैदराबाद। सबसे पहले जो है अहद मुआविनत को मानकर सबसे पहले दस्तखत करने वाला हैदराबाद का नवाब था, इसलिए पहली रियासत कौन सी हो गई बच्चों? हैदराबाद। फिर मैसूर, वह तंजावर, यहाँ तक कि मराठे भी एक 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 करके अहद मुआविनत को कबूल किए थे। तो पहली रियासत है बच्चों हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्लेस्ली कई एतराज़ात का शिकार होकर इस्तीफ़ा देकर अपने वतन लौट गया। लॉर्ड वेल्लेस्ली जो अहद मुआविनत को जारी किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत बहुत फैली, तो कई एतराज़ात का शिकार होकर इस्तीफ़ा देकर अपने वतन लौट चला। क्योंकि ऑप्शन ए, मराठा हुक्मरानों से लगातार शिकस्त से जिल्लत का सामना करना पड़ा। ऑप्शन बी, अहद मुआविनत की पॉलिसी मुमकिना कामयाबी नहीं दे सकी। ऑप्शन सी, इसकी जंग दोस्ती ने कंपनी के अखराजात को बढ़ा दिया। ऑप्शन डी, अहद मुआविनत की पॉलिसी फसादात का सबब बनी। इस बच्चों, लॉर्ड वेल्लेस्ली कई एतराज़ात का शिकार होकर इस्तीफ़ा देकर अपने वतन लौट गया। क्योंकि ऑप्शन ए है यहाँ पे, मराठा हुक्मरानों से लगातार शिकस्त से जिल्लत का सामना करना पड़ा। ऑप्शन बी, अहद मुआविनत की पॉलिसी मुमकिना कामयाबी नहीं दे सकी। ऑप्शन सी, इसकी जंग दोस्ती ने कंपनी के अखराजात को बढ़ा दिया। ऑप्शन डी, अहद मुआविनत की पॉलिसी फसादात का सबब बनी। अल्हम्दुलिल्लाह, यस सी जवाब सही ना बच्चों। इसकी जंग दोस्त पॉलिसी की वजह से कंपनी के अखराजात बढ़ गए, कंपनी खसारे में आने लगी। तो इसलिए जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली कई एतराज़ात का सामना करना पड़ा, तो उसने इस्तीफ़ा देकर अपने वतन वापस लौट गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरी एंग्लो मराठा जंग की अहम वजह थी। दूसरी एंग्लो मराठा जंग की अहम वजह जो कि 1803 सन ईस्वी से 1805 सन ईस्वी के दरमियान अंग्रेज़ों और मराठाओं के दरमियान में लड़ी गई है ना। तो दूसरी एंग्लो मराठा जंग की अहम वजह थी। ऑप्शन ए, पेशवा ने अंग्रेज़ों से मदद तलब की। ऑप्शन बी, मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी। ऑप्शन सी, होलकर और सिंधिया की नाइतफाकी। ऑप्शन डी, पेशवा ने बेसिन मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। इस बच्चों, दूसरी एंग्लो मराठा जंग की अहम वजह इसमें से कौन सी है? पेशवा ने अंग्रेज़ों से मदद तलब की, या ऑप्शन बी मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी, या ऑप्शन सी होलकर और सिंधिया की नाइतफाकी,
ऑप्शन डी, पेशवा ने बेसिन मुआहदे पर दस्तखत किए। यस बच्चों, सही जवाब माशाल्लाह क्या है, मरहट्टा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी। मरहट्टा हुकूमत जो 5 हुकूमतों में तकसीम हो गई थी, पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, तो इनकी जो नाइतफाकी थी, एक दूसरे में इनको नहीं बन पा रहा था, तो यही जो है दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग की सबसे अहम वजह थी। क्या थी बच्चों? मरहट्टा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 28 ये है, मरहट्टा हुक्मरानों ने मुआहिदे बेसिन की मुखालिफत की क्योंकि पेशवा ने इस मुआहिदे के तहत, मुआहिदा बेसिन के तहत पेशवा ने क्या किया था कि जिसकी वजह से मरहट्टा हुक्मरानों ने मुआहिदा बेसिन की मुखालिफत की। मरहट्टा हुक्मरानों ने मुआहिदा बेसिन की मुखालिफत की क्योंकि पेशवा इस मुआहिदे के तहत, ऑप्शन ए, आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले किए थे। ऑप्शन बी, अहद माविनत को कबूल कर लिए थे। ऑप्शन सी, पेशवा के अहदे से बरतरफ हो गए थे। ऑप्शन डी, मरहट्टा इंतज़ामिया को बर्बाद किया था। चलो बच्चों, मरहट्टा हुक्मरान मुआहिदा बेसिन की मुखालिफत किए क्योंकि पेशवा इस मुआहिदे के तहत अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले किए थे, या अहद माविनत को कबूल कर लिए थे, या पेशवा के अहदे से ही बरतरफ हो गए थे, या मरहट्टा इंतज़ामिया को उन्होंने बर्बाद कर डाला था। यस बच्चों, यस, अहद माविनत को कबूल किया था। मरहट्टा हुक्मरानों ने मुआहिदा बेसिन की मुखालिफत की क्योंकि पेशवा ने बेसिन मुआहिदे पर दस्तखत करते हुए अहद माविनत को कबूल किए थे। अहद माविनत को कबूल करना यानी अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले करना, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को इख्तियार करना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेज़ों ने प्रताप सिन्हा को अपने कब्ज़े में लेते हुए उसकी छोटी रियासत सितारा को मुकर्रर करने का मकसद। अंग्रेज़ों ने प्रताप सिन्हा को कब्ज़े में लेते हुए उसकी छोटी रियासत सतारा जो रियासत थी उस पर उसको बादशाह मुकर्रर करने का मकसद क्या था? ऑप्शन ए, मरहट्टा लीडरों का भरोसा जीतना। ऑप्शन बी, तमाम मरहट्टा सरदारों को मुत्तहद करना। ऑप्शन सी, मुग़लों के खिलाफ मरहट्टों को मुत्तहद करना। ऑप्शन डी, तमाम मरहट्टा ख़ानदानों को मुत्तहद करना। अंग्रेज़ों ने प्रताप सिन्हा को अपने कब्ज़े में लेते हुए एक छोटी रियासत सतारा पर उसको मुकर्रर किया था, लीडर बनाया था वहाँ पे। क्यों बच्चों? मरहट्टा लीडरों का भरोसा जीतना था अंग्रेज़ों को, या तमाम मरहट्टा सरदारों को मुत्तहद करना था, या मुग़लों के ख़िलाफ़ मरहट्टों को मुत्तहद करने के लिए उन्होंने ऐसा किए, या तमाम मरहट्टा ख़ानदानों को मुत्तहद करना था। यस बच्चों, सही जवाब क्या है? मरहट्टा लीडरों का भरोसा जीतना था। अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि उन्होंने जो है यहाँ पर उनके लीडर को क्या किया है, प्रताप सिन्हा की जो है छोटी रियासत सतारा को उन्होंने अपनाया और मरहट्टा सल्तनत का लीडर बनकर मरहट्टा हुकूमत को बहाल रखा है। यानी इस तरह से करके वो मरहट्टा लीडरों का भरोसा जीतना चाहते थे। कौन? अंग्रेज़। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पेशवा बाजीराव दुर्गम ने अहद माविनत कबूल किया। पेशवा बाजीराव दुर्गम ने अहद माविनत कबूल किया क्योंकि ऑप्शन ए, होलकर की फौजों ने पेशवा बाजीराव की फौजों को शिकस्त दी। होलकर की फौजों ने पेशवा बाजीराव की फौजों को शिकस्त दी। ऑप्शन बी, मरहट्टा हुक्मरानों में ये सबसे कमज़ोर थे। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेल्जली की फौजों ने पेशवा फौजों को शिकस्त दी थी। ऑप्शन डी, सिंधिया ने भी अहद माविनत को कबूल किया था। पेशवा बाजीराव दुर्गम ने अहद माविनत कबूल किया, क्यों किया बच्चों? होलकर की फौजों ने बाजीराव की फौजों को शिकस्त दी, या मरहट्टा हुक्मरानों में पेशवा सबसे कमज़ोर थे, या ऑप्शन सी है लॉर्ड वेल्जली की फौजों ने पेशवा फौजों को शिकस्त दी थी, या सिंधिया ने भी अहद माविनत को कबूल किया था इसलिए पेशवा बाजीराव ने भी अहद माविनत को कबूल किया। क्या था बच्चों? किस वजह से पेशवा ने अहद माविनत को क्यों कबूल किया था? कौन से हालात बने थे दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग के वक्त? यस, होलकर की फ़ौजों ने बाजीराव की फ़ौजों को यहाँ पे शिकस्त दिया था। होलकर की फ़ौजों ने सिंधिया को और
खास कर जो है पेशवा फौज को शिकस्त दी थी। तो पेशवा ने अंग्रेज़ों की मदद तलब की और अंग्रेज़ों के पास एक वहाँ पे कायदा ही बना के रखे थे, जो भी मदद तलब करने के लिए आते थे पहले उनको अहद माविनत को कबूल करो, फिर जो है वो अपनी फ़ौजी मदद देते थे। तो इसलिए पेशवा बाजीराव दुर्गम ने अहद माविनत को कबूल किया, क्योंकि होलकर की फ़ौजों ने क्या किया था, बाजीराव की फ़ौजों को शिकस्त दे दी थी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31। ये जंग मराठा सल्तनत के जवाल का सबब बनी। कौन सी? देखो बच्चों, कब किस जंग की वजह से मराठा हुकूमत का जवाल हुआ? ऑप्शन ए देवकोटाई की जंग, ऑप्शन बी एंग्लो मराठा चौथी जंग, ऑप्शन बी एंग्लो मराठा तीसरी जंग, ऑप्शन डी पहली एंग्लो सिख जंग। कौन सी जंग थी जिसकी वजह से मराठा सल्तनत का यहाँ पे जवाल हो गया, उनकी सल्तनत का खात्मा हो गया? देवकोटाई की जंग, या एंग्लो मराठा चौथी जंग, एंग्लो मराठा तीसरी जंग, या पहली एंग्लो सिख जंग? यस बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, एंग्लो मराठा तीसरी जंग 1818 सन 17 से 18 तक जो लड़ी गई है। तो 1818 सन ईस्वी में मराठा हुकूमत का खात्मा हो जाता है। तो वो कौन सी जंग थी बच्चों? एंग्लो मराठा तीसरी जंग। चौथी नहीं, 3 ही जंगें लड़ी गई है ना, एंग्लो मराठा पहली जंग, एंग्लो मराठा दूसरी जंग और एंग्लो मराठा तीसरी जंग। तो एंग्लो मराठा तीसरी जंग में ही क्या होता है, मराठा हुकूमत का जवाल होता है, इनका खात्मा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1839 सन ईस्वी के बाद पंजाब में सियासी तजादात बढ़ गए। 1839 सन ईस्वी में पंजाब में सियासी तजादात बढ़ गए थे, क्यों बच्चों? इसकी वजह क्या थी? ऑप्शन ए रंजीत सिंह की मौत, ऑप्शन बी अंग्रेज़ों ने तसल्लुल मुआहदे को तोड़ दिया, ऑप्शन सी अंग्रेज़ पंजाब के नाजिम बन गए थे, ऑप्शन डी सिख सरदारों की आपसी रशाकसी। किस वजह से कि 1839 के बाद पंजाब में सियासी तजादात बढ़ गए बच्चों, क्यों? बगावतें होने लगी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या था बच्चों? अंग्रेज़ों ने तसल्लुल मुआहदे को तोड़ दिया था। यानी 1839 सन ईस्वी में एक्चुअली रंजीत सिंह की मौत हो जाती है, फिर भी ये उसकी वजह से सियासी तजादात नहीं बढ़ते वहाँ पे। 1839 सन ईस्वी में रंजीत सिंह की गोई के मौत हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शहर पंजाब कहते हैं ना। जिस तरह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहर मैसूर कहा जाता है, रंजीत सिंह को शहर पंजाब कहा जाता है। तो उसने जब तक रहा अंग्रेज़ों के साथ मुआहदे करते हुए, तसल्लुल मुआहदा कहते हैं, तो अंग्रेज़ों को रोके रखा था। लेकिन 1839 में जब रंजीत सिंह की मौत हो जाती है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, तसल्लुल मुआहदे को तोड़ देते हैं और पंजाब पर हमले की तैयारियां करते हैं, जिसकी वजह से पंजाब में सियासी तजादात बढ़ जाते हैं बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, 1846 सन ईस्वी के लाहौर मुआहिदा सिखों की जवाल का सबब बना। 1846 सन ईस्वी का लाहौर मुआहिदा सिखों की जवाल का सबब बना। ऑप्शन ए अंग्रेजी रेसिडेंट पंजाब के नाजिम हो गए थे इसलिए, या ऑप्शन बी पहली एंग्लो सिख जंग का नतीजा, या ऑप्शन सी लाल सिंह हुकूमत संभाल नहीं पाया, ऑप्शन डी पंजाब अंग्रेज़ों के हाथों चला गया। 1846 सन ईस्वी के लाहौर मुआहिदा सिखों की जवाल का उनके खात्मे का सबब बना, क्यों बच्चों? या अंग्रेज़ रेसिडेंट पंजाब के नाजिम बन जाने की वजह से, या पहली एंग्लो सिख जंग का नतीजा ये होता है, या लाल सिंह हुकूमत को संभाल नहीं पाता, या पंजाब अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। यस बच्चों, सही जवाब अंग्रेज़ रेसिडेंट पंजाब के नाजिम बन जाते हैं। तो यहाँ से जो है मुआहिदा लाहौर के ज़रिए से अंग्रेज़ रेसिडेंट जो है पंजाब के नाजिम बन जाते हैं। यहाँ से ही अंग्रेज़ सिखों का क्या होता है बच्चों, जवाल शुरू होता है ना। यस, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, 34 आपके लिए ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। मंदरजा झील में कौन सा बयान गलत है? 4 बयानात दिए गए हैं, इसमें से गलत बयान की आपको निशानदेही करके उसको मार्क आउट करना। ऑप्शन ए पंजाब पर अंग्रेज़ों की रास्त हुकूमत की वजह से बगावत का आगाज़ हुआ, ऑप्शन बी चटार सिंह अटारी और मोलराज बगावत की क़यादत कर रहे थे, ऑप्शन सी 1848 सन ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल किया, ऑप्शन डी
गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ तसल्लुल मुआहिदा किया था। कौन सा बयान बच्चों यहाँ पे अंग्रेज सिख हुकूमत को लेकर गलत है? पंजाब पर अंग्रेज़ों की रास्त हुकूमत की वजह से बगावत का आगाज़ हुआ। चटार सिंह अटारी और मोलराज बगावत की क़यादत कर रहे थे। 1848 सन ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल किया। या डी यहाँ पे है, गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ तसल्लुल मुआहिदा किया था। यस बच्चों, कौन सा बयान गलत है? ABCD अल्हम्दुलिल्लाह डी गलत है, बाकी के सभी सही है ना। पंजाब पर अंग्रेज़ों की रास्त हुकूमत की वजह से बगावत का आगाज़ हुआ, जिसकी क़यादत जो है यहाँ पे चटार सिंह अटारी और मोलराज क्या कहते हैं, बगावत की क़यादत कर रहे थे। फिर 1848 सन ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया, पंजाब को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल किया। सिख हुकूमत का खात्मा होगा एंग्लो सिख दूसरी जंग के बाद। लेकिन चौथा बयान यहाँ पे गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ तसल्लुल मुआहिदा गुलाब सिंह ने नहीं, रंजीत सिंह ने किया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे है, लाहौर, चटार सिंह अटारी, मुल्तान। देखिए दोनों में क्या ताल्लुक है, अगले के ताल्लुक को वहाँ पे जोड़ दीजिए। लाहौर, चटार सिंह अटारी, मुल्तान। ऑप्शन ए दिलीप सिंह, ऑप्शन बी मोलराज, ऑप्शन सी गुलाब सिंह, ऑप्शन डी देवराज। यस बच्चों, लाहौर, चटार सिंह अटारी, मुल्तान, दिलीप सिंह, मोलराज, गुलाब सिंह, देवराज। यस बच्चों, देखो दोनों में क्या ताल्लुक है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब मोलराज है ना। पंजाब जब अंग्रेज़ी हुकूमत पर रास्त तौर पर पंजाब पर जब अंग्रेज़ों की रास्त हुकूमत कायम हो जाती तो बहुत सी बगावतें यहाँ पे उभर आते हैं। तो लाहौर से बगावत की क़यादत चटार सिंह अटारी वाला कर रहा था, तो मुल्तान से बगावत की क़यादत कौन कर रहे थे बच्चों, मोलराज। इसलिए वहाँ पे लाहौर चटार सिंह अटारी मतलब लाहौर में बगावत की क़यादत चटार सिंह अटारी कर रहा था, तो मुल्तान में कौन कर रहे थे बच्चों, मोलराज। इसलिए आंसर क्या आएगा, मोलराज आएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों, अहद माविनत लॉर्ड वेल्जली, अहद माविनत लॉर्ड वेल्जली मसलल हक। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है यहाँ पे लॉर्ड मेकॉले। यस बच्चों, सही जवाब अहद माविनत लॉर्ड वेल्जली मसलल हक, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेकॉले। चलो बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह क्या है बच्चों, लॉर्ड डलहौजी। मतलब अहद माविनत को लॉर्ड वेल्जली जारी किया था, तो मसले हक को जारी करने वाला कौन था बच्चों, लॉर्ड डलहौजी था, जिसको हम उसूल बाज़गश्त भी कहते हैं, जिसके तहत अगर कोई देसी राजा या नवाब बग़ैर नरीना औलाद के रह जाता, मर जाता, तो उसकी हुकूमत जो है अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल की जाती थी। ले पाला का हुकूम यहाँ पे निकाल दिया था उसने, तो उसको हम कहते हैं मसलल हक या उसूल बाज़गश्त। उसको जारी करने वाला कौन था बच्चों, लॉर्ड डलहौजी था। तो बच्चों, ये थे आज की सेट क्लास के क्वेश्चंस। फिर से इस वीडियो लेसन को सुनिए, तमाम सवालात को अपनी बुक में लिख लीजिए, बार बार देखते रहिए, समझने की भी कोशिश कीजिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। आपके SSLC एग्ज़ाम भी होंगे, NTMS के भी होने जा रहे हैं, NMMS के भी होंगे। चलो बच्चों, अभी से ही ऑल द बेस्ट आपके लिए, अल्लाह आपको अजीम कामयाबी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा, अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।